नाज़रीन, इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तानी मईशत की और पाकिस्तानी सियासत की, वो इस नहज पे है कि पाकिस्तानी मईशत को संभाला देने के लिए तगोदो की जा रही है। एक तरफ जो मौजूदा हुकूमत है वो ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मईशत की बारूदी सुरंगें बिछाई थी, जिसकी वजह से हमें मुआशी बदहाली का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने IMF के साथ नई डील की है, नई शराइत के ऊपर डील की गई है। इत्तलात यही है कि बिजली भी महंगी की जाएगी, पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी की जाएंगी और सब्सिडी को खत्म किया जाएगा और दर्जा बदर्जा ये खत्म किया जाएगा। उसके बाद ही मईशत को संभाला दिया जा सकता है। अब यही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का भी मंशूर था, लेकिन उस वक्त की जो अपोजिशन जमातें थी, जो अब मौजूदा वक्त के अंदर मुत्तहिदा हुकूमत है, उनका यही मुतालिबा होता था कि IMF के चुंगल में पाकिस्तानी आवाम को फंसा दिया गया, पाकिस्तानी मईशत को फंसा दिया गया। IMF से हमें छुटकारा हासिल करना चाहिए था। फिर रफ्ता रफ्ता उनके बयानात तब्दील होते रहे और उनका यही मानना था कि इनको पहले IMF के पास जाना चाहिए था। तो अब मौजूदा टर्म्स एंड कंडीशंस वो कौन सी हैं जिसके ऊपर IMF के साथ डील हुई है, और ये पाकिस्तानी मईशत के लिए कितनी खतरे की घंटी है और पाकिस्तानी मईशत को किस हद तक संभाला मिल सकता है, ये दो सवालात हैं। तो इत्तेहादी हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस पे बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आप क्या समझते हैं? पीके मंशूर पे बाद में जाऊंगा, उनकी हिकमत अमली क्या है उस पर बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मौजूदा सिनेरियो के अंदर आप क्या समझते हैं कि मईशत को किस तरीके से मौजूदा हुकूमत संभाला दे सकती है, और वो बातें जो ये अपोजिशन में रहते हुए PTI के खिलाफ करते रहे, उसका ये किस तरीके से उसको रद्द करेंगे और बेहतरीन पॉलिसी दे पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें यासर, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि मौशत को संभालने के लिए, मौशत को बेहतर करने के लिए सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे। पहले चाहे वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, चाहे मौजूदा मुस्लिम लीग नून की, या मुत्तहिदा हक अपोजिशन जो साबका थी, या मुत्तहिदा जमातों की हुकूमत है। लेकिन इससे एक बात ज़हन में रखिएगा कि इससे अवामी रद्द अमल बड़ा खौफनाक आएगा। वो अवामी रद्द अमल, आप अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म होने से 2 माह पहले तहरीक इंसाफ के हवाले से ये मूवमेंट चल रही थी कि जनाब KPK में वो इलेक्शन हार के, इसलिए कि महंगाई बहुत ज्यादा है। KPK के अंदर इलेक्शन बुरी तरीके से हारे, अपने उन शहरों से इलेक्शन हारे जहां से वो सोच नहीं सकते थे। फिर उसके बाद लोग ये यहाँ तक कहना शुरू हो गए थे कि आइंदा PTI का टिकट कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा, आइंदा PTI को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। और बहुत से लोगों ने PTI को छोड़ना भी शुरू कर दिया था कि अवामी रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त है। इनके इत्तेहादी कहना शुरू हो गए थे, MKM कहना शुरू हो गई थी कि हम किसी सूरत में महंगाई बर्दाश्त नहीं करेंगे, दीगर इनके इत्तेहादी कह रहे थे। तो ये एक, अगर हकीकत में देखें तो महंगाई करना पड़ेगी, लेकिन अगर अवामी रद्द-ए-अमल देखें, अवामी हमायत देखें, तो मौजूदा मुत्तहिदा हुकूमत जो है, मुत्तहिदा जमातों की हुकूमत जो है, इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ये जिस बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ तहरीक चला रहे थे कि मुल्की माशरत का बेड़ा गर्क हो गया, महंगाई इंतहाई दर्जे बढ़ गई, आम आदमी जो है वो उसका गुजारा नहीं हो रहा, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, बिजली कितनी महंगी हो गई, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, तो रुपए की कीमत बिल्कुल गिर गई पाकिस्तानी करेंसी की। तो अब ये सारा कुछ इनको सामना करना पड़ रहा है। अब इनकी ये महंगाई जो करेंगे, ये तहरीक इंसाफ के दौर से कई गुना ज्यादा महंगाई होगी। बिजली की कीमत भी ज्यादा होगी, पेट्रोल की कीमत ज्यादा होगी, डॉलर ऊपर जाता नजर आ रहा है, और दीगर ऐसी चीजें होंगी जिससे आम आदमी जो है, आम आदमी वो परेशान होगा। तो फिर उसके बाद आप ये कहें कि ये मौजूदा हुकूमत जो है ये सरवाइव कर सके अवामी सतह पर, तो ऐसा नजर नहीं आएगा। राना साहब, ये बताएं, आप ये देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब पेट्रोलियम बहरान आया था, अपोजिशन ने बड़ी तनकीद की थी, हमने भी बहुत बातें की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर जब डीजल का बहरान पैदा हो रहा है, डीजल की कमी वाक़ई हो रही है, वो इस सूरत में कि उसकी कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, तो इस हुकूमत को टैकल किस तरीके से करना चाहिए? और ये जब अपोजिशन में थे तब बातें क्या थी, और अब मौजूदा सूरत हाल में इनके इकदाम क्या लगते हैं? देखिए, मौजूदा सूरत हाल में आप जरा ये गौर करें ना, इकदाम तो इनको करने पड़ेंगे। ये इकदाम अभी कर नहीं सके। अभी आपको पाकिस्तान के अंदर वाज़े तौर पर डीजल की कमी का सामना करना पड़ रहा है, और ये वो मौसम है, वक्त है जहाँ पर हर सूरत में किसानों को डीजल चाहिए, वहाँ पे ट्रैक्टर चलाने के लिए, वहाँ पे मोटरें चलाने के लिए, और डीजल नहीं मिल रहा। डीजल ना मिलने से काश्तकारों को बड़ा नुकसान होगा, डीजल ना मिलने से ट्रांसपोर्ट का बड़ा गन्नम की कटाई और कपास की बुवाई, दोनों सूरतों में मुश्किलात का सामना, दोनों सूरतों में मुश्किलात का सामना है। तो अभी तो इन्हें आए हुए, देखें अभी तो हनीमून शुरू हुआ है इनका, था हनीमून पीरियड खत्म नहीं हुआ हुकूमत का, और हुकूमत के लिए मसाइल खड़े हो गए हैं। पर इन मसाइल में हुकूमत अगर कुछ करना चाहे भी तो नहीं कर सकेगी। असल में आपको ये बड़ी बात कह रहा हूँ, अगर हुकूमत कुछ करना चाहेगी भी तो नहीं कर सकेगी। लेकिन वज़ीर आला सिंध तो कहते हैं कि 1.5 साल के अंदर हमने 5 साल जितने काम करने। इस तरह तो ये फैसला करना होगा, क्या ये 1.5 साल है?
शहबाज शरीफ साहब भी तो यही कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जब खुजदार के सलाक मोटरवे का संग बुनियाद रखा तो उस वक्त उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि 1.5 साल का अरसा हमारे पास है आईनी तौर पे, तो 1.5 साल में ही हमने इसे मुकम्मल करना है। इसका मतलब कि वो इशारे दे चुके हैं कि हम 1.5 साल की मुद्दत पूरी करेंगे। या सर 1.5 साल नहीं है। अच्छा। मैं एक तो आपको क्लियर कर दूं, 1.5 साल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, और ध्यान में रखिएगा ये किसी एक जमात की हुकूमत नहीं है। आगे जाके मैं आपको एक बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दूंगा, ये एक जमात की हुकूमत नहीं है। अब इस मरहले पे अभी आप अब देखेंगे आने वाले चंद दिनों में वजारतें तब्दील हो रहेंगी, आने वाले चंद दिनों में फड्डे शुरू होंगे, आने वाले चंद दिनों में ऐसे इख्तलाफात सामने आएंगे कि कोई 2 शख्स नाराज हो गए तो हुकूमत खत्म हो गई, कोई 2 शख्स नाराज हो गए तो हुकूमत खत्म होगी। हुकूमत के पास ना एतमाद के वोट की पोजीशन रहेगी ना कोई और चीज रहेगी। तो ऐसे वक्त में आपको हर उस बंदे की बात मानना पड़ेगी जो आपकी मुआशरत के हक में हो या ना हो, जो आपको खराब करना चाहे या सही करना चाहे, आपको सबकी बात मानना है। और जब आप सबकी बात मानना शुरू हो जाते हैं तो फिर आप हुकूमत नहीं कर सकते, आप सख्त फैसले नहीं ले सकते, आप कोई ऐसे इक़दाम नहीं कर सकते जिससे आपको नजर आए कल हमने जीतना है। दूसरी तीसरी बात है यासर, बड़ी क्लियर सी है, मैं ये आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां नवाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में इख्तलाफात खत्म नहीं हुए, इख्तलाफात बढ़े हैं। और मियां नवाज शरीफ ने ये पैगाम दिया है अपनी पार्टी को कि ये हमारे हिस्से का भी केक खाने आए हैं, ये लफ्ज अदा किया है कि ये हमारे हिस्से का भी केक खाने आ गए हैं। यानी मुझे बताएं, आइंदा आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग मुकाबला होना है। ये दोनों जमातें समझती हैं कि हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर 5-1.5 साल के अरसे में पीपल्स पार्टी क्या को क्रेडिट मुस्लिम लीग नून को लेने देगी? आपका मतलब ये हुआ कि सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर सीट एडजस्टमेंट या अपना जो रुकन है उसको अलहदा से सीट एडजस्टमेंट के तौर पे बात नहीं हुई? बिल्कुल बात हुई, लेकिन किसी जगह कोई मामला तय नहीं हुआ। ये वो आपको बिल्कुल बिल्कुल गलत खबरें चल रही हैं कि फलां होगा फलां, बिल्कुल कोई मामला किसी जगह तय नहीं हुआ। ना मुस्लिम लीग नून अपनी को निशस्त देने के लिए तैयार है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देने के लिए तैयार है। दोनों समझते हैं कि हम एक दूसरे के साथ, हमारे साथ ये खेल रहे हैं। नून लीग समझती है पीपल्स पार्टी खेल रही है, पीपल्स पार्टी समझती है नून लीग खेल रही है। देखें पीपल्स पार्टी किसी सूरत, देखें पीपल्स पार्टी का अगला वजीर आजम है, उम्मीदवार है उनका बिलावल भुट्टो जरदारी। अब बिलावल भुट्टो जरदारी अगर वजीर आजम का उम्मीदवार है तो क्या वो मुस्लिम लीग नून को मौजूदा सूरत हाल में कोई क्रेडिट लेने देंगे? नहीं, वो मुस्लिम लीग नून को इतना जलील करने की कोशिश करेंगे साथ रह के कि सारी गंदगी इन पर पड़े और सारी अच्छाई जो है वो पीपल्स पार्टी ले जाए। तो राणा साहब, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत मजबूर हो जाएगी वक्त से पहले इंतखाबात करवाने के लिए? मैं आपको एक खबर दे दूं, सितंबर अक्टूबर में इंतखाबात हो रही है। सितंबर अक्टूबर? मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ। तो उससे पहले आप इस्लाहात होती भी देख रहे हैं? सारा कुछ हो जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात वो नहीं होंगी जो हुकूमत चाहती है, बहुत सी चीजें जो हैं वो चाहने के बावजूद भी नहीं होंगी। और उसके दरमियान में रुकावट आप क्या समझते हैं? अपोजिशन तो है नहीं फाल, तो फिर रुकावट क्या होगी? देखिए रुकावट क्या आप कह रहे हैं? रुकावट क्या होगी? अपोजिशन तो उनके पास है नहीं, अपोजिशन का तो सामना है नहीं, वो जितने लोग हैं वो अपना बिल पास करवा सकते हैं, अक्सरियत उनके पास है। रुकावट फिर क्या समझते हैं बुनियादी? आप क्या समझते हैं कि वो जो बिल पास करा लेंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से, उसके बाद उन्हें मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा? वो तो जाहिर बात है, अवामी तौर पे तो करना पड़ेगा ना। तो अवामी मुज़ाहमत जो है ना, ये बहुत खौफनाक होगी। अच्छा, ये अवामी मुज़ाहमत ही इलेक्शन जल्दी करवा रही है, ये अवामी मुज़ाहमत भी बड़ा कुछ करा रही है। आप शेख रशीद साहब के मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं? जी मैं बिल्कुल तायीद कर रहा हूँ। मैं कुछ ऐसी चीजें जो हम टीवी पे नहीं कह सकते, आप ज़हन में रखिएगा। आज का जो फैसला है फॉरेन फंडिंग केस में, जो एक स्टेज मिला है तहरीके इंसाफ को, जो उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला है, आप उसके बाद आपको अंदाजा नहीं लगता जो लोग ये दावे कर रहे थे कि 15 दिन में तहरीके इंसाफ खत्म हो रही है, उसके बाद उसके खिलाफ ये फैसला आ रहा है, इमरान खान गिरफ्तार हो रहा है, ये इमरान खान नहल हो रहा है, भाई ये ऐसे सारे मामला, सारी चीजें चल रही थी। अब हालात बड़े चेंज हो चुके हैं, किसी को कुछ मिल गया है, किसी को जिसको कुछ नहीं मिला, जिससे छीना गया है, उसकी वापसी के लिए भी बहुत से काम हो रहे हैं। तो मैं आपको बस सिंपल सा एक बता दूं कि आने वाले दिन जो हैं, यह अपोजिशन और हुकूमत दोनों के लिए मुश्किल दिन है। मुश्किल दिन इसलिए है कि अब इन हालात को समेटने के लिए इलेक्शन जरूरी है। आप देखें, आपको पता है एक मीटिंग में ये बात तय हुई, अपोजिशन जो मौजूदा हुकूमत है उनके कुछ जिम्मेदारान से कहा गया कि आप तो कहते थे पहले इलेक्शन जारी इलेक्शन थे, सिलेक्टेड हुकूमत थी, तो अगर ये सिलेक्टेड हुकूमत थी तो आप खुद इलेक्शन में जाना चाहते थे, अब इलेक्शन में क्यों नहीं जा रहे? सही। तो जिस पर वो खामोश रहे, तो उसने कहा जी अब अगर वो जाना चाहते हैं, सिलेक्टेड जो है वो कहते हैं इलेक्शन में जाना, आप नहीं जाना चाह रहे, अब वो इन्हें सिलेक्टेड कहते हैं, अब ये इन्हें कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत कह रहे हैं इन्हें वो। अब मामला बड़ा सीधा सा है यासर, एक
इस मौजूदा हालात या मौजूदा सियासी ये जो इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, ये सियासी एक ऐसा घनौना बनता जा रहा है, तमाशा बनता जा रहा है जिसमें बहुत नुकसान हो सकता है। इस तमाशे को खत्म करने के लिए नए इंतखाबात की तरफ जाना जरूरी होगा। और मैं आपको यह भी बता दूं, शहबाज शरीफ 1.5 साल चाहते हैं, पीपल्स पार्टी 1.5 साल चाहती है, मियां नवाज शरीफ 4 इलेक्शन चाहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान 4 इलेक्शन चाहते हैं, ANP 4 इलेक्शन चाहती है, और दीगर इनके जो जमातें हैं वो 4 इलेक्शन चाहती हैं। यहाँ तक महमूद अशरफ भी 4 इलेक्शन चाहते हैं। इसलिए अब ये मुमकिन नहीं है कि सर दो जमातों के अंदर भी एक जमात का एक शहबाज शरीफ 1.5 साल, नवाज शरीफ 4 ही, चूंकि नवाज शरीफ 4 इलेक्शन चाहते हैं, वो समझते हैं कि 4 इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत से हम शायद कामयाब हो जाएं, उसके बाद वो तरमीम कर सकें और अपनी मर्जी के लोगों को ला सकें। आप गौर करें, अगर इलेक्शन 1.5 साल बाद होने हो तो मियां शहबाज शरीफ जो इकदाम कर रहे हैं, फलां चीज सस्ती फौरी जाना, और उसके बाद जब मरियम नवाज शरीफ को कहा गया है कि आप हर हल्के में जाएं, आप अवामी कैंपेन करें, अवामी कैंपेन हुकूमत हो और आप अवामी कैंपेन करें, ये उसी सूरत में होता है। तो अवामी कैंपेन से पहले राणा साहब उम्रे की तैयारियां हो रही हैं। जी देखें, उम्रे की तैयारी हो रही है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बड़ा क्लियर बता दूं कि यहाँ पर उम्रे के दौरान भी इन्हें ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बड़ी अहम मुलाकातें हों, और ये भी मेरी बात तो ये भी इतला है कि कुछ लोग उसी दौरान में लंदन से भी यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे आके वो कुछ मुलाकातें भी हो रही हैं, इसलिए उम्रे की भी तैयारियां हैं। उम्रे की तैयारियां जो हैं, राणा साहब खबर दें, यहाँ से कुछ लोग जा रहे हैं सऊदी अरब और लंदन से भी कुछ लोग आ रहे हैं सऊदी अरब। अब वापसी पे यहाँ के लोग कुछ लंदन जाएंगे या लंदन वाले कुछ लोग पाकिस्तान आ जाएंगे? यहाँ से कुछ लोग लंदन जाने की उम्मीद है, लंदन वाले पाकिस्तान आने की उम्मीद नहीं है। आप जो खबर लेना चाहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, यानी वो उम्मीद अगले 1.5 साल तक नहीं है। अब वो फौरी नहीं है। अच्छा, और हो सकता है आगे जाके वो उम्मीद मजीद किसी और तरफ चल पड़े। किसी और तरफ किधर को? अमेरिका को भेजना है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ कि ये जो शोर मचा हुआ है ना कि शायद वापसी पे कुछ जहाज में 5-6 सीटें बढ़ जाएं, तो वापसी में 5-6 सीटें बढ़ेंगी नहीं। सही है। तो आप फॉरेन फंडिंग केस में जो रिलीफ मिला है सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल करके, वो जो 30 दिन में फैसला देना था, इलेक्शन कमीशन को अहकाम जारी किए गए थे, वो मुअत्तल कर दिया गया, कितना बड़ा रिलीफ समझते हैं? और दूसरा ये कि फॉरेन फंडिंग केस को लेके जो मौजूदा हुकूमत है उसने कैंपेन चलाई बाकायदा तौर पर कि नाअहल हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। PTI का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इस रिलीफ के बाद? आपको मैं 2 चीजें बड़ी क्लियर कर दूं। PTI अपनी हिकमत अमली तय कर चुकी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 उन्होंने अपनी हिकमत अमली बना रखी हैं, जिसके तहत PTI ने हर सूरत में सरवाइव करना है। इमरान खान वजीर आजम बनने की राह में जो भी उनकी रुकावट होगी, उसके बावजूद भी इमरान खान बतौर कायद जो हैं वो सरवाइव करेंगे। यहाँ तक वो इस मामले पे तैयार हो चुके हैं। और मैं आपको ये भी बताऊँ, अगर फॉरेन फंडिंग केस में कोई फैसला ऐसा आता है जो PTI के खिलाफ आता है और उसमें 1 साइडेड फैसला होता है, ये उसको अदालतों में चैलेंज भी करेंगे। चैलेंज करने के साथ साथ इनकी हिकमत अमली नंबर 2 भी होगी, जिसमें इन्होंने बाकायदा कुछ चीजें ऐसी हैं जो तैयार कर रखी हैं जिसकी बुनियाद पर ये अवाम में जाएंगे। देखें, इस वक्त PTI की जो पोजीशन है, आप एक बात ध्यान में रखिएगा, इनके खिलाफ कोई भी फैसला आता है तो अवाम उस फैसले के खिलाफ जाएगी, क्योंकि लोगों के जहन में ये बात जो है बैठ चुकी है कि जानबूझकर इनके खिलाफ फैसले दिए जा रहे हैं। लेकिन राणा साहब, आप क्या समझते हैं कि ये सही तर्ज है अवाम के दिल में एक बात को ऐसा बिठा देना कि PTI के खिलाफ जो भी हो वो सरासर गलत है? इससे खाना जंगी के खतरात नहीं हो सकते? यानी आपकी जो टॉप लीडरशिप है वो बेशुमार मौके के ऊपर तहम्मुल मिजाजी का दर्स देती रहे, वो ये कहती रही कि इदारों के खिलाफ ना बोलें, लेकिन जब लोगों के अंदर इस तरह का जोश व जज्बा हो तो फिर सूरत हाल संगीनी की तरफ नहीं जा सकती। बिल्कुल आप दुरुस्त कहते हैं। देखें, यहाँ से एक बात बड़ी क्लियर है, मेरे मुल्क की फौज मेरी फौज है, उसके खिलाफ बोलने वाला पाकिस्तान के साथ मुखलस नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी शख्स हो, किसी भी सियासी जमात से तल्लक हो। हमारे मुल्क की अदलिया हमारी अदलिया है, अदलिया के वकार को हमें आगे लेके जाना चाहिए, ऊपर लेके जाना चाहिए। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, जो चीजें हैं ना यासर, उसको भी देखना होता है। अवाम क्या, मैंने ये जो आपने उससे सवाल किया, मैंने बहुत से लोगों से ये सवाल किया, वो लोग एक बात कहते हैं जनाब एक केस का फैसला फौरी दे देते हैं और 63 का फैसला आप जो ईद के बाद ले जाते हैं, तो कहते हैं मुख्तलिफ केसों का फैसला आप दे देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को समझाने की ये भी तो जरूरत है ना कि फॉरेन फंडिंग केस का भी फैसला अदालत से ही आया, जैसे सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल किया। मैं अर्ज कर रहा हूं, जो इस मुल्क के अंदर हर सियासी जमात का ये स्टाइल है कि जो फैसला उनके हक में आ जाता है वो बेहतरीन फैसला है, उसके लिए अदलिया जिंदाबाद है।
और जो फैसला उनके खिलाफ आता है उस पर अदलिया पर वो तनकीद शुरू कर देते हैं। लेकिन ये मैंने तो आपको बड़ा सिंपल कहा कि मुझे एक बात बताएं, क्या वजीर आजम साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद से लाहौर तक अदलिया के खिलाफ मार्च किया? उसके बाद अब मौजूदा तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो अदलिया पे सवाल उठा रहे हैं। इसी तरह कल अगर कोई फैसला हुकूमत के खिलाफ आएगा वो भी अदलिया पे उठाएंगे। यहाँ पे इस मुल्क के अंदर एक चीज बन चुकी है कि जिसके हाथ में जो फैसला है वो बेहतर है, जिसके खिलाफ फैसला है वो उस पर चीखना शुरू कर देता है। इसके लिए बाकायदा कुछ कवानीन होने चाहिए, इसके लिए बाकायदा कुछ रूल्स होने चाहिए जो पहले दिन से होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। एक चीज बड़ी यासर बड़ी बेहतर है कि इमरान खान जो इस वक्त सियासत का महवर है, जो इनके इर्द गिर्द सबसे ज्यादा लोगों का कट है, इमरान खान हर जलसे में अपने अदारों के हवाले से बेहतर कह रहे हैं, पाक फौज के हवाले से बेहतर खुल के बात कर रहे हैं, उनके लोग भी कर रहे हैं। इससे कम अज कम वो फजा जो कायम करने की कोशिश की गई वो खत्म होना शुरू हो गई है। अब पूरी कौम को यह जरूरत है, इस चीज की जरूरत है कि वो देखें अच्छा कौन है बुरा कौन है। लेकिन राना साहब सवालिया निशान वही बनता है ना, वो सही दर्स दे रहे हैं, अवाम को तहम्मुल मिजाजी का दर्स दे रहे हैं और उन्हें सबक सिखा रहे हैं कि इदारों पर बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अवाम एक बयानिया तो उनका मान रहे हैं कि ये इंपोर्टेड हुकूमत है, ये बाहर से इंपोर्ट की गई है, साजिश के नतीजे में आई है और साजिश के नतीजे में इमरान खान बरतरफ हुए हैं, वो उसको ऑन करते हैं, लेकिन उनकी दूसरी बात को ऑन नहीं करते, उसके मुखालिफ अवाम का बयानिया। लेकिन जो गलत होगा मैंने हम उस पर टॉक शो में ये बात कर नहीं सकते, या सर जो आप पूछना चाहते हैं उसमें जाएं तो किसी और तरफ बात निकल जाती है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे अदारे हैं, अदारों के वकार को बढ़ाना होगा, अदारों की इज्जत को बढ़ाना होगा, अदारों की इज्जत का वकार का एहतराम करना होगा। ये बड़ा जरूरी है, ये तमाम सियासी जमातों के लिए। लेकिन एक लम्हा फिक्र ये भी तो है ना यासर कि कौमी असम्बली में जो तकारीर चंद दिन पहले हुई, क्या वो तकारीर होनी चाहिए थी? असेंबली का फ्लोर किसी असेंबली का फ्लोर कानून साजी के लिए होता है, वहां पे आप एक दूसरे के ऊपर भड़ास जो जातियात पे आके निकालते हैं वो गलत है, वो हमारे यहाँ पे होता ही है। मुझे नहीं बताएं जो अदारों पे तनकीद की गई थी असेंबली के अंदर, गलत किया, याद होगा तो गलत किया वो क्या उस पर बोलना नहीं चाहिए था सियासी जमात को? जो जमातें अंदर मौजूद थी उनको बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? नहीं बोल रहे। जब आप हुक्मरान होके नहीं बोल रहे, हुक्मरान होके आप आजादी दे रहे हैं, फिर आपको सोचना होगा कि आप अपने इदारों के साथ क्या खेल खेलना चाह रहे हैं। अगर एक असेंबली के चैम्बर में, असेंबली पार्लियामेंट हाउस के अंदर कोई बंदा बैठ के पार्लियामेंट में तकरीर कर रहा है और स्पीकर उस पर बोल नहीं रहा, उस पर वजीर आजम नहीं बोल रहा, उस पर कोई हुकूमती ओहदेदार नहीं बोल रहा कि भाई खामोश हो जाइए, ऐसा मामला नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप एक प्लानिंग के तहत आप अपनी ही हुकूमत में शामिल अपने इत्तेहादियों को ये इजाजत दे रहे हैं कि जो मर्जी करें, तो फिर आप अपोजिशन से क्या गिला करेंगे? फिर आप अपोजिशन को किस तरह रोक सकेंगे? फिर आप दूसरों पर तनकीद करने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि आपके जो इकदामात हैं वो दूसरों के बरक्स हैं या उसी के मुताबिक आप भी बयानात लेके चल रहे हैं।